स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की सिलेबस। यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस क्या होने वाला है। तो इसमें भी आपको 4 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें कि 3 जनरल पेपर होंगे आपके और एक स्पेशल पेपर होगा, जिसमें कि कई ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें से आपको एक ऑप्शन, एक सब्जेक्ट, एक पेपर चूज़ करना होगा अपने स्पेशल पेपर के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं जनरल पेपर का सिलेबस आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो जो सबसे पहला पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर, वो है अप्लाइड जूलॉजी, जिसमें कि आपका यूनिट 1 होने वाला है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में आपको क्या पढ़ना है? मैराइन, रिवराइन एंड लक्स्ट्राइन फिशेज़, सम फूड फिशेस ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ फूड फिशेस के बारे में स्टडी करनी है। वेलेगो, एंक्विला, हर्पोडॉन, नोटोप्टेरस, चन्ना, क्लैरियस, लिबियो, कैटला, सेरेनस, बारबस, ये कुछ फूड फिशेस हैं इंडिया की, जिनके बारे में आपको इस यूनिट में स्टडी करनी है। नेक्स्ट है फिश कल्चर इन इंडिया। इंडिया में फ़िश कल्चर किस तरीके से होता है, कार्प्स का कल्चर किस तरीके से होता है, इसकी स्टडी भी आपको इस यूनिट में करनी है। यूनिट 2 है आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री की स्टडी करनी है। इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ कैटल्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया की जो कैटल्स की इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है उसके बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्जोटिक ब्रीड्स। कैटल ब्रीडिंग आपको पढ़ना है इस यूनिट में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस तरीके से होता है कैटल्स में। फीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डेयरी स्टॉक, डेयरी स्टॉक की फीडिंग किस तरीके से होती है और उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट एंड केमिस्ट्री ऑफ मिल्क, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं एंड मिल्क की क्या केमिस्ट्री है। पोल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में पोल्ट्री इंडस्ट्री का क्या वर्क है, किस तरीके से, किस फ्रेमवर्क में ये पोल्ट्री इंडस्ट्री ग्रो करती है, इसकी स्टडी आपको करनी है। इम्पॉर्टेंट पोल्ट्री ब्रीड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पोल्ट्री ब्रीड्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। पोल्ट्री फार्मिंग किस तरीके से होती है ये भी आपको इस यूनिट में पढ़ना है। एंड डिजीज़ ऑफ फॉल, फॉल की डिजीज़ के बारे में आपको इस यूनिट में स्टडी करनी है। यूनिट 3 देखिए आपका क्या है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है एपी कल्चर। एपी कल्चर में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बी कीपिंग के बारे में पढ़ना है। बी कीपिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है ये पढ़ना है। एपीकल्चर किस तरीके से होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एपीज स्पीसीज़ के बारे में भी पढ़ना है। बी हाइव, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता किस तरीके का होता है। हनी बी की सोशल लाइफ किस तरीके की होती है एंड हनी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी आपको इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस यूनिट में सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में आपको मलबेरी एंड नॉन मलबेरी सेरीकल्चर पढ़ना है। एंड नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क, और सिल्क की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आप सभी को इस यूनिट में स्टडी करनी है। यूनिट 4 है आपका वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में स्टडी करनी है इंट्रोडक्शन, इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म्स का इंट्रोडक्शन, उनकी इकोलॉजी क्या होती है और एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है होल वर्ल्ड में, इसकी स्टडी आपको करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर किस तरीके से किया जाता है और वर्मी कंपोस्टिंग का क्या मेथड है। इसमें 2 टाइप का आपको दिया हुआ है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की बेस पर जो वेस्ट है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। इकोनॉमिक्स ऑफ वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग की इकोनॉमिकल फीचर्स क्या है, किस तरीके से ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इनका, ये आपको स्टडी करनी है इसमें। स्पीसीज़ ऑफ अर्थवॉर्म्स फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट अर्थवॉर्म स्पीसीज़ की आपको स्टडी करनी है। इन सीटू एप्लीकेशन ऑफ वर्मी कल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। वर्मी कल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी का इन सीटू एप्लीकेशन की स्टडी करनी है। यूज़ ऑफ अर्थवॉर्म इन लैंड इम्प्रूवमेंट एंड रिक्लेमेशन। अर्थवॉर्म्स का लैंड इम्प्रूवमेंट एंड रिक्लेमेशन में किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं, ये भी आपको इस यूनिट में स्टडी करना है। आइए सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर क्या है आपका, एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी में आपका सेकंड जनरल पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें कि आपका यूनिट 1 है गोनैड्स एंड गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें आपका सेक्स डिफरेंशिएशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में सेक्स डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ गोनैड्स इन मैमल्स। मैमल्स में गोनैड्स में किस तरीके का डिफरेंशिएशन होता है उसका एक कंपैरेटिव अकाउंट की स्टडी आपको करनी है, यानी कि सभी मैमल्स में गोनैड्स की डिफरेंशिएशन को कंपेयर करना है। थर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या प्रोसेस होती है ये आपको स्टडी करनी है। इंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ओवरी, ओवरी की इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। oogenesis किस तरीके से होता है, विटेलोजेनेसिस किस तरीके से होता है वर्टिब्रेट्स में, एंड सुपर ओव्यूलेशन की स्टडी आपको इस यूनिट में करनी है। यूनिट 2 है आपका
फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आपको इसके मैकेनिज्म की स्टडी करनी है, इन विवो एंड इन विट्रो किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज की स्टडी करनी है, क्लीवेज के क्या क्या पैटर्न्स होते हैं। एंड फ्रॉग एंड चिक में गैस्ट्रुलेशन पैटर्न्स की स्टडी आपको करनी है। यूनिट 3 है आपका डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। यूनिट 3 ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें कि आपको ब्रेन के डेवलपमेंट की स्टडी करनी है वर्टिब्रेट्स में। एंड आई डेवलपमेंट की स्टडी करनी है, ये भी वर्टिब्रेट्स के आई डेवलपमेंट की स्टडी आप सभी को करनी है। यूनिट 4 आइए जानते हैं क्या है। यूनिट 4 में फर्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं, सीजनल एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, उसकी स्टडी आप सभी को करनी है। यानी कि सीजनल एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में किस तरीके के हार्मोन्स, उनसे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इसकी स्टडी करनी है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग सेल्स का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस के ड्यूरिंग इंडक्शन मैकेनिज्म किस तरीके का होता है, इसकी स्टडी करनी है आप सभी को। एंड प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की स्टडी करनी है, ऑर्गेनोजेनेसिस के प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की स्टडी आप सभी को यहाँ पर करनी है। जनरल पेपर का थर्ड पेपर क्या है आप सभी का, ये जानते हैं। थर्ड जनरल पेपर है आपका इंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि इस पेपर में आप सभी को सभी हार्मोन से रिलेटेड स्टडी करनी है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है हार्मोन्स एज मैसेंजर एंड देयर टाइप्स, यानी कि मैसेंजर हार्मोन्स क्या कौन कौन से होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर एंड उनके कार्यों की, उनके रचना और कार्य यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी आप सभी को करनी है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है फाइलोजेनी ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के फाइलोजेनी की स्टडी करनी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, पैराथायराइड एंड गोनैड्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड गोनैड्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी आप सभी को यूनिट 2 में करनी है। यूनिट 3 आपका नेचर ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, नेचर क्या होता है पेप्टाइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स का और इनका एक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ये पढ़ना है। बायोसिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, एंड हार्मोन्स का बायोसिंथेसिस किस तरीके से होता है एंड उनके सिक्रेशन की पूरी प्रोसेस क्या होती है, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 है आपका न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है एंड न्यूरो सिक्रेशन किस तरीके से होता है, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। एंड हार्मोन्स एंड बिहेवियर की स्टडी आपको करनी है, यानी कि हार्मोन्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी आप सभी को यूनिट 4 में करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आप सभी के तीनों जनरल पेपर की सिलेबस, और हमारे चैनल पर आप सभी को सभी पॉइंट्स की, सभी टॉपिक्स की नोट्स आप सभी को डेली बेसिस पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। इंपॉर्टेंट वीडियो सिलेबस की बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। थैंक्स।